हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट केमिकल डायनामिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए केमिकल डायनामिक्स के अंदर हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 15 पे। और आज की 15th लेक्चर पे हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन। बट किसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर पे यानी कि लेक्चर नंबर 14 पे मैंने आपको फोटोकेमिकल रिएक्शंस करवाई थी। बट किसकी कराई थी? हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन को। यानी कि हमने एक ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शन देखी थी जहां पे हमारे हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। देन इनकी मैकेनिज्म देखी थी एंड देन रिएक्शन का रेट निकालना सीखा था। ओके, तो सेम वर्क जैसा हमने लास्ट लेक्चर पे यानी कि 14 लेक्चर पे किया था, सेम बिल्कुल हूबहू। कुछ पॉइंट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वरना बाकी सारी चीजें आपको एज इट इज किसके लिए करनी है? अब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के लिए। यानी कि आज के लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, तो आपको बिल्कुल सारी चीजें वैसे तो हूबहू लगेंगी, लेकिन कोई कहीं पे आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वो डिफरेंस कहाँ मिलेगा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो पहले तो आपको देखिए पता है आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करना है। आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की रिएक्शन करानी इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। और जैसे आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स या फिर लाइट, आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब ये फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करके रिएक्शन को आपने फिनिश नहीं करना है। आपने क्या करना है, इस रिएक्शन की पहले मैकेनिज्म दिखानी है। और आपको पता है मैकेनिज्म हम यहाँ पर को चेन रिएक्शंस के थ्रू दिखाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, रेडिएशन की प्रेजेंस में होती है, तो वहां पे हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज होती है और रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर इंटरमीडिएट स्टेट में आपको रेडिकल्स कभी मिलते हैं तो आपको कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करनी होती है? चेन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करनी होती है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इस फोटोकेमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म शो कराएंगे। बट देखो इस केस में यानी कि आप जब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाएंगे, तो इस केस में जो आपकी चेन रिएक्शंस के स्टेप होंगे, एलिमेंट्री स्टेप होंगे, वो 4 ना होके क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो देखिए जब हमने किसके बारे में बात की थी, जब हमने हाइड्रोजन ब्रोमीन की फोटोकेमिकल रिएक्शंस करवाई थी, वहां मैंने जब आपको मैकेनिज्म शो कराई थी, मैकेनिज्म के एलिमेंट्री स्टेप शो कराए थे, तो हमने 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन इनहिबिशन एंड देन चेन टर्मिनेशन। तो बीच का जो चेन इनहिबिशन स्टेप होता है वो आपकी हाइड्रोजन क्लोरीन की फोटोकेमिकल रिएक्शन में स्किप हो जाता है, यानी कि हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि मैंने बताया था इनहिबिशन स्टेप में क्या होता है, जो आपका HBr फॉर्म हुआ था चेन प्रोपोगेशन स्टेप में, जैसे यहाँ HCl ऑब्टेन हुआ है, वहां क्या ऑब्टेन हुआ था? HBr। तो ये जो आपका HBr है ये किसकी तरह एक्ट करता है? इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये रिएक्शन की रेट को रोकने का काम करता है। इस वजह से HBr के आने की वजह से यहाँ पे हमने एक और स्टेप यहाँ पे ऐड किया था, जो था आपका चेन इनहिबिशन स्टेप। लेकिन अभी आपका HBr तो फॉर्म नहीं हुआ है, यहाँ आपका फॉर्म हुआ है HCl। तो आपका जो HCl है ये चेन इनहिबिशन की तरह एक्ट नहीं करता, ये इनहिबिटर नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस नहीं करता है। तो हम यहाँ पे चेन इनहिबिशन वाले स्टेप को यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। इतनी चीज क्लियर आई? तो हमने क्या सिर्फ यहाँ पर को 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। जब हम ये तीनों स्टेप्स को फॉलो कर देंगे तो मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगी। देन हम आएंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे। और जब हम लोग रेट निकालेंगे तो हमको पता है क्या होगा। जब हम लोग रेट निकालेंगे हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, कैसे निकालेंगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी जस्ट देखो हमको क्या एक रेट की इक्वेशन आएगी। अब देखो इस इक्वेशन से हम लोगों को क्या, अगर हम इस इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू क्या है देखो, आपसे बोला गया है कि जो आपकी रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो किसके इक्वल है? Cl फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन के, H2 के कंसंट्रेशन के, H रेडिकल की कंसंट्रेशन के, Cl2 के कंसंट्रेशन के। मतलब अगर आपको रेट निकालनी है तो आपने ये सारी कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करनी है, जो वैल्यू आपको मिलेगी वही होगी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, बट आप खुद सोचेंगे कि आपका H2 तो चलो ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ले लेंगे, Cl2 मतलब दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन, लेकिन Cl रेडिकल और H रेडिकल ये तो आपकी इंटरमीडिएट है। और आपको पता है इंटरमीडिएट तो आपके हाईली अनस्टेबल होते हैं, इनके लिए तो हम लोग ये देख ही नहीं सकते कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि एटलीस्ट 3 सेकंड के लिए भी ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बनते हैं और डायरेक्टली टूट जाते हैं। तो अगर हमको इनका कंसंट्रेशन निकालना है तो इनका कंसंट्रेशन निकालना तो डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर इनका कंसंट्रेशन निकालना डिफिकल्ट है तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर यहाँ आपके रेडिकल्स वगैरह नहीं होते, कोई नॉर्मल चीजें ही होती, मतलब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पूछा जाता, इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन नहीं पूछा जाता, देन आपका काम यहीं पे फिनिश हो जाना था, रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल देते, काम यहीं फिनिश हो जाता।
लेकिन यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन आ गया। अब रेट निकालना है तो इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन चाहिए। तो अब हमको पता है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एसएसए यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इस स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हम यहाँ पे क्या है, एच रेडिकल और सीएल रेडिकल का, जो कि दो टाइप के इंटरमीडिएट है, इनका कंसंट्रेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और जैसे हम एसएसए का यूज करके इन दोनों का कंसंट्रेशन निकाल देंगे तो बात हमारी खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ एक बार हम लोग सीएल रेडिकल का कंसंट्रेशन निकालेंगे और एक बार हम लोग एच रेडिकल का कंसंट्रेशन निकालेंगे। और जैसे हमको उन दोनों का कंसंट्रेशन नोन हो जाएगा, पता चल जाएगा, हम दोनों वैल्यू को, एच रेडिकल की वैल्यू और सीएल रेडिकल की वैल्यू, अपनी रेट की इक्वेशन में पुट करेंगे। ये वही रेट की इक्वेशन है जो हमने निकाली थी, जिस हमने इन दोनों की कंसंट्रेशन पुट किया और हमको फाइनली हमारी रेट मिल जाएगी। एक्चुअल में रेट कुछ इस टाइप की मिलेगी, बट हमने क्या बोला, ये बहुत हैवी लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा रिड्यूस करके क्या है, एक सिंपल फॉर्म में यहाँ पर रेट की इक्वेशन निकाल देंगे। बस हमें रेट निकल जाएगा, ये हमारी बन जाएगी रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में हुई है। तो ये चीज हमने यहाँ पे करना है। तो देखिए, बस इतना सा छोटा सा काम आपने करना है। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सुनिएगा, देखो सबसे पहले वही बात आ गई, मैंने अगेन सेम चीज लिखी है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन पता है, आपको पता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है। वो रिएक्शन जो फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है, ऐसी रिएक्शंस को आप बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ओके। और मैंने आपको बोला था कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस के केस में क्या होता है, हमको पता है कि अगर हम लोग किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस की रेट की बात करें, तो किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी ऑफ अ ऑब्जर्व लाइट। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको पता है, आप फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या करते हैं, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कुछ अमाउंट की, कुछ इंटेंसिटी की लाइट प्रोवाइड कराते हैं। अब कितने इंटेंसिटी की लाइट आपकी मॉलिक्यूल ने ऑब्जर्व की, उस पे क्या होता है, आपकी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। अगर आपका मॉलिक्यूल जो है वो हायर इंटेंसिटी की लाइट को ऑब्जर्व करेगा तो आपके रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। अगर आपका मॉलिक्यूल, जो ये मॉलिक्यूल है, अगर ये लो इंटेंसिटी की लाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये रिएक्शन जो चल रही है इसका रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज हुई। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करवाती हूँ, वो ये कि जैसे अभी हमने बोला ना कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व लाइट की, ओके। अब ये इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व लाइट का क्या मतलब है, देखिए हमने जब फोटोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तो फोटोकेमिस्ट्री के अंदर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री पढ़ा था, जो कि आपका क्या था, ग्रूथस ड्रॉपर लॉ, ओके। अब ये लॉ आपको क्या बोलता था, ये लॉ आपको ये बोलता था कि जब भी आप फोटोकेमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कुछ इंटेंसिटी की रेडिएशन डालेंगे, ओके। अब जो इंटेंसिटी की रेडिएशन आप डाल रहे हैं वो सारी की सारी रेडिएशन की वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती, समझ में आ रहा। सपोज कीजिए आपने आई इंटेंसिटी की बाहर से रेडिएशन डाली, ओके। अब ये पूरी आई इंटेंसिटी की रेडिएशन की वजह से ये फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होती है, आपके ग्रूथस ड्रॉपर लॉ का कहना था कि अगर आप सपोज क्या कहती हूँ, मैं एक मॉलिक्यूल लेती हूँ, सपोज ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर मैंने क्या डाली है, लाइट डाली है जिसकी इंटेंसिटी क्या है, आई है, ठीक है। तो सपोज ये मॉलिक्यूल आपका Cl है या H2 है, इसके ऊपर हमने आई रेडिएशन डाली है, ठीक है। अब ये जो आई रेडिएशन मैंने डाली, ये पूरी की पूरी आई रेडिएशन आपका मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब नहीं करेगा। होता क्या है, जब ये आप रेडिएशन अपने मॉलिक्यूल में डालते हैं तो आपका मॉलिक्यूल क्या करता है, इस रेडिएशन का कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर देता है और बचा कुचा छोटा सा पार्ट क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। अब आपका मॉलिक्यूल जो ऑब्जॉर्व करेगा रेडिएशन, बस वो ही रेडिएशन जो ऑब्जॉर्व की हुई रेडिएशन है, सिर्फ वो ही रेडिएशन आपकी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो ट्रांसमिट हो गई ये जो आपकी रिफ्लेक्ट हो गई है रेडिएशन, ये जो रेडिएशन है ये कभी भी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो हम बोलते हैं कि सपोज आई आपने रेडिएशन डाली और आई एब्जॉर्ब क्या हुई, आपकी रेडिएशन ऑब्जॉर्व हुई, ठीक है। तो आपकी जितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन आपका मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व करेगा, बस उतनी ही इंटेंसिटी की रेडिएशन की वजह से आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी, समझ में आया ना। इस वजह से हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्व लाइट। जो लाइट आपकी ऑब्जॉर्व हुई है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि ऑब्जॉर्प्शन वाली जो लाइट है, जो रेडिएशन है, उसी की वजह से रिएक्शन होता है, ना कि ट्रांसमिटेड या फिर जो ओवरऑल जो आपने रेडिएशन डाली थी उसकी वजह से रिएक्शन होती है। इतनी चीज क्लियर है, इस वजह से ये चीज बोली जाती है। तो मैंने आपको बता दिया फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपको ये पॉइंट भी पता चल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे देख सकते हैं
इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्ब लाइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम लोग रेट निकालेंगे तो आपको फाइनली यहाँ पे सेम चीज देखने को मिलेगी। जब आपने रेट की इक्वेशन लिखी तो आप देख सकते हैं रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्ब लाइट। तो हम बोल सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्ब लाइट। इतनी चीज क्लियर है। तो ये 2 पॉइंट पहले आपने माइंड पर रखने हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हमने देखो थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर लिया। अब मैं आपको प्रॉपर लेके चलती हूँ कि रिएक्शन के अंदर आप क्या क्या काम करेंगे, कैसे आप फोटोकेमिकल रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन क्लोरीन की, ठीक है। ये ब्रोमीन हो गया, से क्लोरीन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरीन, ठीक है। तो अब देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम रिएक्शन दिखा लेंगे। हम बोलेंगे कि हाइड्रो के पास अपने 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं H2 एंड Cl2। इन दोनों की आपने रिएक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ HNO यानी कि फोटोन्स, और आफ्टर रिएक्शन आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया यानी कि 2HCl एज अ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। बस ये रिएक्शन आपने पहले यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। बट हमको पता है इस रिएक्शन से हमारा कोई भी यूज नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में हमको सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। रिएक्शन के अंदर जो मल्टीपल स्टेप्स हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी कहाँ बन रही है, रेट क्या है, ये सारी चीजें हमको यहाँ से पता नहीं चलती है। तो अब हम इसको साइड छोड़ के, रिएक्शन को साइड छोड़ के हम प्रॉपरली बात करेंगे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पे। तो देखो अब हमको पता है मैकेनिज्म हम कौन सी लेने वाले हैं, चेन रिएक्शंस के थ्रू जाने वाला है और कुछ एलिमेंट्री स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। अब क्यों करने वाले हैं? क्योंकि मैंने आपको हमेशा से बोला हुआ है, मैं आपको क्या बोलती हूँ, कभी भी अगर आप कोई रिएक्शन आप करा रहे हैं बट किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, किसी रेडिएशन के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो रेडिएशन की वजह से क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा यानी कि क्लीव होगा। ओके, अब क्लीवेज के भी तो हमारे पास 2 तरीके, एक है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो कभी भी अगर आप रेडिएशन के थ्रू क्लीवेज कराते हैं तो क्लीवेज हमेशा आपको कैसा होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। और आफ्टर होमोलाइटिक क्लीवेज हमेशा आपको क्या मिलते हैं, रेडिकल्स मिलते हैं। और रेडिकल्स के लिए जो आपकी मैकेनिज्म रहती है वो आपकी क्या रहती है, चेन रिएक्शन, जिसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्री स्टेप्स को फॉलो करना होता है। और वो ही एलिमेंट्री स्टेप अब हम लोग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व करने वाले हैं, जो कि कितने स्टेप्स हैं, हमारे 3 स्टेप्स हैं। और मैंने बता दिया आपका जो इनिबिशन वाला स्टेप है वो आपने क्यों हटाया, इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो आपके 3 स्टेप में हो क्या रहा है। तो देखो पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप। तो आपको पता है चेन इनिशिएशन का मतलब क्या है, कि चेन को इनिशिएट करना। इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना। अब आप पहले स्टेप में क्या करने वाले हैं, अपनी चेन को इनिशिएट करने वाले हैं। अब कैसे इनिशिएट करेंगे, तो देखो कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले अपना एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लोगे। सपोज हमने क्लोरीन को एज अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया और इसके साथ किसकी रिएक्शन कराई, रेडिएशन की। या फिर आप बोल सकते हो अपने मॉलिक्यूल को किसके साथ ट्रीट कराया, रेडिएशन के साथ। तो जैसे आपके मॉलिक्यूल यानी कि क्लोरीन के ऊपर रेडिकल रेडिएशन पड़ी, तो आपको पता है रेडिएशन की वजह से क्या हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से आपको क्या मिले, रेडिकल्स। तो आपको क्या मिलते हैं, 2 Cl रेडिकल मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया कि चेन इनिशिएशन स्टेप में हमने अपने क्लोरीन एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लिया, इसको हमने रिएक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स, लाइट, और जिसकी वजह से क्या हमको 2 Cl रेडिकल ऑब्टेन हो गए। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है आई एडसॉर्प्शन। आई एडसॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पे आपके क्लोरीन ने क्या किया, रिएक्शन किसकी वजह से किया, फोटोन्स की वजह से और रेडिएशन की वजह से। और कैसे रेडिएशन की वजह से रिएक्शन की, आपके क्लोरीन ने क्या है, कुछ अमाउंट की रेडिएशन को क्या कर दिया, ऑब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आई ऑब्जॉर्प्शन। इतनी चीज क्लियर आई। और हमने ये चीज मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में भी बोली थी, अगर आप इस रिएक्शन की रेट निकालेंगे तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्ब लाइट, यानी कि कितनी लाइट आपकी ऑब्जॉर्ब हुई है उस पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट डिटरमाइन होगी। और इस रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट है उसे मैं नाम दे देती हूँ K1 कांस्टेंट। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये है आपका चेन इनिशिएशन स्टेप। ओके, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है हमारा चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में हम लोग क्या करेंगे, अपनी चेन को प्रोपोगेट करेंगे यानी कि आगे को बढ़ाएंगे। अब कैसे बढ़ाएंगे, तो देखो हमने एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का यूज कर दिया क्लोरीन। अब हम दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाएंगे जो है आपका हाइड्रोजन, यानी कि मैं अपना हाइड्रोजन लाई, मैंने H2 को कुछ इस तरीके से लिख दिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगी, जो चेन इनिशिएशन स्टेप का प्रोडक्ट है उसके साथ, जो है आपका क्लोरीन रेडिकल। तो मैं क्लोरीन रेडिकल की रिएक्शन कराऊंगी H2 के साथ। अब देखो अगर रेडिकल को किसी के साथ रिएक्ट करना है तो वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, सिर्फ रेडिकल के साथ। रेडिकल सिर्फ रेडिकल के साथ रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जो आपका H2 मॉलिक्यूल है ये भी आपका क्लीव करेगा। और कैसे क्लीव करेगा, आपको पता है रिएक्शन कंडीशन में अगर रेडिएशन है तो क्लीवेज आपकी होमोलाइटिक की होगी और होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से अगेन आपको 2 H रेडिकल मिलेंगे। इनकी रिएक्शन करनी है आपकी क्लोरीन के साथ। कोई भी हाइड्रोजन आपकी क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, HCl, और आपका हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एज इट इज रहेगा। तो आपको मिला HCl और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ओके, तो ये जो आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए सपोज कीजिए कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, K2। ओके, अब सेम चीज हम लोग थर्ड स्टेप के लिए करेंगे। अब हमने क्या है, चेन प्रोपोगेशन को थोड़ा
और कंटिन्यू किया है। और क्यों किया है? क्योंकि देखो हमको क्या मिला है, H रेडिकल मिला है। अब इस H रेडिकल के लिए हमको एक कैरियर भी तो चाहिए इसके साथ के लिए, तो हम क्या ले रहे हैं, Cl रेडिकल हमको बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया, इस H रेडिकल जो इसका एंड है इसको वापस से लिया H रेडिकल को, इसके साथ हमने किसकी रिएक्शन कराई, तो देखो अभी सबसे पहले हमने क्लोरीन की रिएक्शन कराई थी, देन H2 की रिएक्शन कराई थी, अब वापस से हम क्या ले रहे हैं, क्लोरीन। यानी कि अब मैं इस H रेडिकल की रिएक्शन किससे कराऊंगी, Cl2 से कराऊंगी। तो रिएक्शन कैसी होगी आपको पता है, फ्री रेडिकल यहाँ पर को क्लीवेज होगा, मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, दो रेडिकल आपको मिलेंगे, दो Cl रेडिकल आपको मिलेंगे, और ये दोनों Cl रेडिकल में से एक Cl रेडिकल किसके साथ कंबाइंड होगा, हाइड्रोजन के साथ। और जब दो रेडिकल कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, बॉन्ड। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का रेडिकल था, एक क्लोरीन का रेडिकल था, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना दिए, HCl बना दिया, और Cl रेडिकल आपका बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हमारा चेन प्रोपोगेशन स्टेप अब फिनिश हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद लास्टली आपका क्या हो गया, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, हम चेन को टर्मिनेट कर देते हैं, अब यहीं पे स्टॉप कर देंगे। कैसे करेंगे, अब हमने हमारे क्या है, दो रेडिकल लेंगे, तो देखो आपके साइड यहाँ पर को दो Cl थे, यहाँ पे भी Cl है। हम क्या करेंगे, चेन टर्मिनेशन स्टेप में दो Cl फ्री रेडिकल लेंगे जो रिएक्शन कंडीशन में प्रेजेंट है, इन दोनों Cl रेडिकल के आपस में रिएक्शन कराएंगे और Cl2 का प्रोडक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी चेन टर्मिनेट हो गई, और इन सारी रिएक्शंस के लिए हमने कांस्टेंट दे दिया K1 K2 K3 K4, इतनी चीज आई। तो यहाँ पे आपके बस मैकेनिज्म फिनिश। ओके, अब इस मैकेनिज्म को फिनिश करके हमने आगे बात करनी है, जिसमें हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अब हमने देखना है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट क्या आएगी, ठीक है। तो हमको पता है रेट का फॉर्मूला क्या होता है, हम बोलते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी डिवाइडेड बाय डीटी। ओके, अब डीपी मतलब क्या हुआ, डीपी मतलब होता है चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, डीटी मतलब होता है चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम के चेंज के साथ आपके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, रेट के इक्वल होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर केस में हमारा प्रोडक्ट क्या है, HCl है, तो मैं यहाँ पर डीपी के प्लेस पे क्या कर सकती हूँ, DHCl। तो हमने बोला रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DHCl डिवाइडेड बाय DT, यानी कि आपके HCl के कंसंट्रेशन पे, जो आपका HCl प्रोडक्ट है, इसके कंसंट्रेशन में ड्यूरिंग रिएक्शन कितना चेंज आया है, वो ही हमारे किसके इक्वल है, रेट के इक्वल है। इतनी चीज क्लियर आई। तो अब अगर हमको रेट निकालना है तो अब हमको क्या करना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ HCl में कितना चेंज आया ये हमको देखना पड़ेगा। अब कैसे देखेंगे, तो कितना आसान है, मैंने क्या बोला, ये अगर चीज आपको देखनी है तो आपको किसके पास जाना होगा, मैकेनिज्म के पास। तो देखो मैकेनिज्म में आपके पास सिर्फ 3 स्टेप है, आप जस्ट इतना देखिए कि इन तीनों स्टेप में HCl कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, किस स्टेप में HCl आ रहा है। तो देखो इनिशिएशन स्टेप में HCl नहीं आ रहा, ना टर्मिनेशन स्टेप में HCl आ रहा है, HCl आ रहा है सिर्फ चेन प्रोपोगेशन स्टेप में। इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो रेट है वो कौन से स्टेप पे डिपेंड कर रही है, चेन प्रोपोगेशन वाले स्टेप पे डिटरमाइन कर रही है। हमारे पास 3 स्टेप है, मल्टी स्टेप आपकी रिएक्शन है, बट रेट ऑफ रिएक्शन कौन से स्टेप में डिपेंड कर रही है, बीच वाले, यानी कि चेन प्रोपोगेशन स्टेप पे डिटरमाइन कर रही है, ठीक है, डिपेंड कर रही है, ठीक है। क्यों कर रही है, क्योंकि इसी स्टेप में आपका HCl इन्वॉल्व है। तो देखो अगर आप इसका चेन प्रोपोगेशन का पहला स्टेप देखेंगे तो यहाँ भी आपका HCl फॉर्म हो रहा है, और दूसरे स्टेप में भी आपका HCl फॉर्म हो रहा है। तो मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कि आपको क्या होता है, दो टाइप की वैल्यूज मिलती है, एक होती है पॉजिटिव वैल्यू, एक होती है नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू कब मिलती है, जब आप फॉर्मेशन की बात करते हो, नेगेटिव वैल्यू कब मिलती है, जब आप बोल सकते हो डिसोसिएशन की बात करते हो, डिकम्पोजिशन की बात करते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इसमें देखेंगे इस स्टेप में HCl में कैसा चेंज आ रहा है, तो आप देखो ना चेन प्रोपोगेशन का जो ये पहला स्टेप है, इसमें HCl में कैसा चेंज आ रहा है, हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि इस स्टेप में HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो HCl के कंसंट्रेशन में चेंज तो आया, बट कैसा चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, क्योंकि यहाँ पे HCl का प्रोडक्शन हो रहा है। और दूसरे स्टेप में अगर आप देखोगे यहाँ भी आपको पॉजिटिव चेंज मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी आपके HCl का प्रोडक्शन ही हो रहा है। इतनी चीज क्लियर आई। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो अब हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं, हमको पता है, हम बोलेंगे इस स्टेप के लिए क्या होगा, रेट की वैल्यू, इस स्टेप के लिए, सॉरी, इस स्टेप के लिए रेट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हम बोलेंगे यहाँ पे होगा आपका कांस्टेंट हो गया आपका K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, Cl फ्री रेडिकल, इनटू आपका H2, ठीक है। तो ये आपका कहां से निकल गया, पहली इक्वेशन से, और दूसरी से आपका क्या निकला, आपका कांस्टेंट है आपका K3, और इनटू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट है आपका H रेडिकल और Cl2। तो आपके पास क्या है, दो वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज मिली है पहली इक्वेशन की और दूसरी इक्वेशन के लिए, और दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव में है, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेप्स में क्या है, HCl को फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं, यानी कि HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव में है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो आपका रेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपकी किसके इक्वल,
आपके चेंज इन HCl में कितना चेंज आ रहा है, आपने देखा पहले स्टेप में इतना, दूसरे स्टेप में इतना, तो आप ये वैल्यू और ये वैल्यू को नीचे पुट कर दोगे, तो पुट की तो हमको क्या मिला, K2 इंटू Cl फ्री रेडिकल, देख लीजिए K2 इंटू Cl फ्री रेडिकल H2, हमने लिखा K2 इंटू Cl फ्री रेडिकल H2 प्लस करके आपका क्या आया K3 इंटू H रेडिकल Cl2, तो हमने लिखा K3 इंटू H रेडिकल Cl2, तो ये हमारी क्या निकल गई, रेट। तो देखो यहाँ पे हमारी बात खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, रेट की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब क्या हुआ, रेट की वैल्यू निकल तो गई है, अब देखिए अब हमने रेट की वैल्यू तो निकाल दी और हमारा काम यहाँ पे खत्म भी हो जाना चाहिए, बट हमने क्या देखा, यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, H2 के कंसंट्रेशन और Cl2 के कंसंट्रेशन पे, तो ठीक है इन दोनों का कंसंट्रेशन तो आप निकाल सकते हैं, बट साथ ही साथ आपने देखा कि यहाँ पे जो आपकी रेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इंटरमीडिएट यानी कि रेडिकल्स के कंसंट्रेशन पे। तो आपको पता है रेडिकल का कंसंट्रेशन तो आप निकाल नहीं सकते, अगर आपको इन दोनों का कंसंट्रेशन निकालना है तो आपको यहाँ पर को ऐसे यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज करना होगा। अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये बोलता है कि अगर आप किसी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन की बात करते हैं, तो देखो ये भी एक टाइप की मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हुई है, तो अगर आप ऐसी रिएक्शन की बात करते हैं तो ऐसी रिएक्शंस के केस में क्या होता है, जो इंटरमीडिएट बनता है, इनके इंटरमीडिएट में जो चेंज इन इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल आपने कंसीडर करना है, जीरो के इक्वल, यानी कि di डिवाइडेड बाय dt किसके इक्वल कंसीडर करना है, जीरो के इक्वल, या फिर आप बोल सकते हो इसको आप नेग्लेक्ट ही कर दो या फिर जीरो कर दो। इतनी चीज क्लियर है, तो हम बोलेंगे जो आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है, इनके कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो टाइम के साथ वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो अब मैं क्या करूंगी, इस I के प्लेस में अपने दोनों इंटरमीडिएट रख लूंगी, एक बार मैंने Cl इंटरमीडिएट रखा, एक बार मैंने Cl फ्री रेडिकल रखा, एक बार मैंने H फ्री रेडिकल रखा, तो देखो मैं दो ये ऐसे से जो है वो H रेडिकल और Cl रेडिकल दोनों के लिए निकाल रही हूँ, तो पहले मैंने H रेडिकल रखा है, बाद में मैंने Cl रेडिकल रखा है, ठीक है, और मैंने इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल रख दी, जीरो के इक्वल। अब हमने क्या काम करना है, जैसे हमने SSA में किया था, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि H रेडिकल यानी कि D, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये इक्वेशन आपकी इसी के सिमिलर आपको लग रही है, जैसे हमने बोला था DHCl यानी कि HCl के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है रिएक्शन कंडीशन में या फिर रिएक्शन को प्रोसीड कराने में, उसकी वैल्यू हमने ऐसे निकाली। सिमिलरली अब हमने क्या करना होगा, यहाँ पे H फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है और Cl फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है विद टाइम, उसको हमने निकालनी होगी। देखो SSA के अकॉर्डिंग वो जीरो के इक्वल तो होगी, बट हमने यहाँ पे क्या एक पूरी इक्वेशन लिखनी होगी कि कितना चेंज आया, ताकि हमको यहाँ पर इन दोनों के रेडिकल का कंसंट्रेशन मिल सके। तो अब हमने क्या करना है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर को DHCl की वैल्यू निकाली, वैसे अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, D फ्री रेडिकल और DCl रेडिकल की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालूंगी, सेम काम करूंगी, मैं देखूंगी H रेडिकल कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, तो देखो पहले स्टेप में H रेडिकल इन्वॉल्व नहीं है, दूसरे स्टेप में H रेडिकल इन्वॉल्व है, तीसरे स्टेप में भी आपका H रेडिकल इन्वॉल्व है, फोर्थ स्टेप में H रेडिकल इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो यानी कि आप बोल सकते हो कि ये जो आपका इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन है, जो आपके H रेडिकल इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बस प्रोपोगेशन स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो मैं बताती हूँ कैसे डिपेंड कर रहा है, मैं इनको इरेज कर लेती हूँ पहले। हमने क्या देखा था, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि हमारे पास दो टाइप की वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव कब होगा, जब हमारी रिएक्शन में कोई चीज अपेयर होगी, नेगेटिव क्या बोलेगा, जब रिएक्शन में कोई चीज डिसअपेयर होगी। तो देखो अभी हमने पर्टिकुलरली किसकी बात करनी है, H रेडिकल की बात करनी है, यहाँ भी आपको H रेडिकल मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको H रेडिकल मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रोपोगेशन चेन प्रोपोगेशन स्टेप के पहले स्टेप में देखोगे तो इस स्टेप के लिए जो आपको वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर इस रिएक्शन में आपका H रेडिकल जो है वो क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है, वो आपका अपेयर हो रहा है। देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे आपके Cl रेडिकल और H2, ये दोनों ने कंबाइन करके आपका H रेडिकल फॉर्म किया, यानी कि आपको H रेडिकल मिला, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। ओके, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था H रेडिकल, लेकिन रिएक्शन करा के ये H रेडिकल क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया, यानी कि इसका कंसंट्रेशन घट गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो हमको क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो अगेन क्या हुआ, K2 हमारा कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल Cl रेडिकल और H2। इतनी चीज क्लियर आई, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी।
और इस केस में वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हुआ, नेगेटिव K3 हो गया कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि क्या है H रेडिकल इनटू Cl2। तो ये जो इक्वेशन आई है, ये दोनों जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल है, DH रेडिकल के इक्वल है डिवाइडेड बाय dt। तो हम क्या करेंगे, DH रेडिकल डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 0 कहेंगे और इसकी वैल्यू किसके इक्वल करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पॉजिटिव में आपका K2Cl रेडिकल H2। तो देखो मैंने ये लिखा है पॉजिटिव में K2Cl रेडिकल H2 और नेगेटिव में आपको क्या मिला है, K3H रेडिकल Cl2। तो यहाँ पर लिखा है नेगेटिव में K3H रेडिकल Cl2। इतनी चीज समझ में आई। तो देखो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाली, DH रेडिकल डिवाइडेड बाय dt की वैल्यू निकाली जो कि इसके इक्वल है और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ओके, अब सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, Cl रेडिकल के लिए निकालेंगे। तो देखिए Cl रेडिकल कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, इन स्टेप्स में आपको Cl रेडिकल मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं सारे स्टेप में Cl रेडिकल मिल रहा है। इस स्टेप में Cl रेडिकल इन्वॉल्व है, यहाँ भी रेडिकल इन्वॉल्व है, यहाँ भी Cl रेडिकल इन्वॉल्व है और यहाँ भी इन्वॉल्व है। यानी कि सारे स्टेप्स में ही आपका Cl रेडिकल के कंसंट्रेशन में चेंज आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब बात आती है पॉजिटिव चेंज मिलेगा, नेगेटिव चेंज मिलेगा। तो देखो अगर मैं पर्टिकुलर पहले स्टेप की बात करूं यानी कि चेन इनिशिएशन स्टेप की बात करूं, तो इस स्टेप में आपको क्या है, पॉजिटिव रेडिकल मिल रहा है, पॉजिटिव आपको चेंज देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखो हमारे पास इस स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था क्लोरीन यानी कि Cl2। ओके, अब ये Cl2 ने जब रिएक्शन की तब हमको क्या दिया, Cl रेडिकल। तो हम बोल सकते हैं कि पहले हमारे पास रेडिकल नहीं था, आफ्टर रिएक्शन Cl रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इस वजह से हमको यहाँ पर को क्या है, पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। और इस पॉजिटिव चेंज में अगर मैं रेट की वैल्यू निकालू तो रेट की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं बोलूंगी पॉजिटिव का साइन लगाऊंगी और लिखूंगी हमारा कांस्टेंट यानी कि K1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, पर्टिकुलरली जब आप चेन इनिशिएशन स्टेप की बात करते हैं फोटोकेमिस्ट्री के अंदर, फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, तो होता क्या है, हमने बोला ये पहले स्टेप में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्ब लाइट पे, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो मैं यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना लेते हुए क्या लूंगी, इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्ब लाइट। तो यहाँ पे लिखेगा इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्ब लाइट। ओके, अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब मैंने आपको ऐसा ही सेम चीज हाइड्रोजन क्लोरीन के बदले हाइड्रोजन ब्रोमीन में बताई थी, तो वहां मैंने इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्ब लाइट को क्या है, गलती से ऐसे ब्रैकेट के अंदर आई थिंक कर लिया है ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको आप ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि ये ब्रैकेट तो हमको कंसंट्रेशन के बारे में बताता है, तो ऐसा मत लिखिएगा, आप जिस डॉट लगा के इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व लाइट लिखिएगा, ठीक है। तो मिस्टेक जो है मैं आपको रिपीट करते जा रही हूँ। तो आपको क्या है, पहली इक्वेशन आपको कुछ इस टाइप की मिलेगी, इतना हुआ। अब सेकेंड स्टेप पे जाएंगे तो देखो चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चेंज मिल रहा है, नेगेटिव चेंज। हमको यहाँ नेगेटिव चेंज मिल रहा, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन इनिशियली था लेकिन रिएक्शन के बाद क्लोरीन डिसअपियर हो गया, इसका मतलब क्लोरीन गायब हो गया, इसका कंसंट्रेशन घट गया। तो यहाँ हमको जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और किसके इक्वल मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी कंसंट्रेशन सॉरी कांस्टेंट आपका आएगा K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज Cl रेडिकल इनटू आपका H2। इतनी चीज क्लियर आई। अब दूसरे स्टेप में देखो यहाँ पे आपको कैसा चेंज मिल रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि आपका Cl रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव और वैल्यू किसकी होगी, रेट की वैल्यू क्या आएगी K3 और इनटू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज H रेडिकल इनटू आपका Cl2। इतना हुआ। अब फोर्थ स्टेप में देखो क्या हो रहा है, Cl रेडिकल क्या हो रहा है, अगेन कंज्यूम हो रहा है। हमारे पास Cl रेडिकल थे लेकिन ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव चेंज मिला। तो नेगेटिव लिखेंगे और अंदर क्या लिखेंगे, K4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन रेडिकल। क्लोरीन रेडिकल विल भी कितने हैं, 2 हैं, तो मैं क्लोरीन रेडिकल का स्क्वायर बोल दूंगी। तो हमको ये 4 इक्वेशन यहाँ पे ऑब्टेन हो गई। तो अब मैं क्या करूंगी, इन चारों इक्वेशन को किसके इक्वल रख दूंगी, D इंटू Cl रेडिकल डिवाइडेड बाई dt के इक्वल, जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, देखो K1 इंटू आई एड्सॉर्प्शन देख लीजिए, K1 इंटू आई एड्सॉर्प्शन, उसके बाद माइनस K2 इंटू Cl रेडिकल इंटू H2। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है माइनस K2 इंटू Cl रेडिकल इंटू H2 प्लस K3 इंटू H रेडिकल Cl2। यहाँ देख सकते हैं K3 प्लस K3 इंटू Cl रेडिकल Cl2 इंटू H रेडिकल, और यहाँ पे आपको क्या मिला, Cl2 इंटू H रेडिकल माइनस K4 इंटू Cl रेडिकल का स्क्वायर। लास्टली हमको क्या मिला, माइनस K4 इंटू Cl रेडिकल का स्क्वायर। तो हमने क्या है, दोनों चीजें एज इट इज यहाँ पर लिख ली, ठीक है। अब आपने अगर ये चीज कर ली तो अब आपका काम खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, बस रिड्यूस करेंगे इस इक्वेशन को। कैसे करेंगे देखो ना, अब आपने बस फाइनल वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, H रेडिकल और Cl रेडिकल की। तो कैसे करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशन को आप बोल सकते हो डिवाइड करोगे, या फिर आप बोल सकते हो इन दोनों को काटना है आपने, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों इक्वेशन में आपको एक सिमिलैरिटी मिल रही है। सिमिलैरिटी क्या मिल रही है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन का ये पार्ट देखेंगे K2
वाला पार्ट देखेंगे और K3 वाला पार्ट देखेंगे तो आपको बिल्कुल कॉमन मिलेगा। ये देखो इसका K2 और इसका K3 पार्ट बिल्कुल कॉमन है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव में है, यहाँ नेगेटिव में है, यहाँ नेगेटिव में है तो यहाँ पॉजिटिव में है। तो अब हम इस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं ये Cl रेडिकल को दोबारा लूंगी, मैं कहूंगी D Cl रेडिकल डिवाइडेड बाय dt किसके इक्वल है? K1 I एड्सॉर्प्शन के इक्वल है। और यहां से क्या करूंगी, इस नेगेटिव चार्ज को बाहर कॉमन ले लूंगी, यानी कि बाहर नेगेटिव ले लूंगी और अंदर क्या कर दूंगी, इसको K2 को क्या कर दूंगी, पॉजिटिव बना दूंगी और जो पॉजिटिव था इसे नेगेटिव बना दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये नेगेटिव चार्ज को ले लिया है कॉमन। अगर ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आपको नेगेटिव K2 ही देगा और नेगेटिव नेगेटिव से कंबाइंड होगा तो आपको पॉजिटिव K3 ही देगा। लेकिन अगर मैंने बाहर नेगेटिव कॉमन कर दिया तो यहाँ पे आपके सिंबल चेंज होकर कैसे हो जाएंगे, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव और यहाँ बन जाएगा आपका नेगेटिव। तो देखो अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव है, तो अब जाके ये दोनों क्या हो सकते हैं, कट हो सकते हैं। तो बची हुई वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा कट गया, ये और ये, ठीक है। अब बचा क्या, अब हम बोल सकते हैं हमारा DCl रेडिकल डिवाइडेड बाय dt किसके इक्वल हो गया, K1 I एड्सॉर्प्शन। देखो K1 I एड्सॉर्प्शन माइनस आपका K4 Cl रेडिकल का स्क्वायर, माइनस K4 Cl रेडिकल का स्क्वायर। और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है। तो हमने इसको किसके इक्वल कर दिया, जीरो के इक्वल। ओके, अब नाउ बस इसे आप सॉल्व करते रहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज वाली वैल्यू को यानी कि K4 Cl रेडिकल के स्क्वायर को आप जीरो के क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जैसे आप लेंगे तो आपको क्या मिला, ये वैल्यू पॉजिटिव में मिली K Cl रेडिकल का K4। ओके, K4 Cl रेडिकल का स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करेंगे, देखो आपको यहाँ पर कुछ Cl रेडिकल मिला है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस K4 को यहाँ भेज सकते हैं। तो इस K4 को जैसे आप यहाँ भेजोगे तो आपको ये डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा K1 डिवाइडेड बाय K4 और मिलेगा I एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू Cl रेडिकल का स्क्वायर। ओके, अब देखो हमको Cl रेडिकल का क्या मिल गया, स्क्वायर, बट हमको क्या चाहिए, Cl रेडिकल। तो अगर इस रेडिकल के स्क्वायर से इसको मैं रेडिकल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूंगी, दोनों साइड क्या लगा दूंगी, रूट। तो अगर मैंने यहाँ पे रूट लगाया तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर, ये स्क्वायर कट जाएगा और ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस साइड आपका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, K1 डिवाइडेड बाय K4 और इनटू में क्या मिलेगा, I एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू Cl रेडिकल। तो हमको Cl रेडिकल की यहाँ पे वैल्यू मिली। ओके, अब देखो अब मैंने जो आपको क्या है Br वाला केस बताया था ना, Br में क्या किया था मैंने, यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं करना, हमने यहाँ पे रूट लगाना है, ठीक है। स्क्वायर से तो मिस्टेक हो गई थी, तो आपने यहाँ पर कैसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हमको यहाँ पर Cl रेडिकल ऑब्टेन हो गया, इतनी चीज आई। अब आप क्या करेंगे, देखो अब आपने Cl रेडिकल की निकाल ली वैल्यू, अब आपको क्या करना है, Cl रेडिकल की निकाल दी, अब आप H रेडिकल की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस Cl रेडिकल का हेल्प लेते हुए क्या करेंगे, देखो इसे अगर मैं इक्वेशन डी बोल रही हूँ तो इस इक्वेशन डी को आप इक्वेशन ए में पुट करेंगे और इक्वेशन ए आपकी क्या है, ये है आपकी इक्वेशन है। यहाँ पे आपने Cl रेडिकल की वैल्यू को पुट करना है। तो देखो आप क्या करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज लेंगे और आपको पता है ये वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है और जीरो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो आपको क्या कर सकते हैं, आप इसे साइड भी कर सकते हैं, आप जस्ट इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बस Cl रेडिकल की प्लेस पे जो हमने Cl रेडिकल की वैल्यू लिखी है उसे पुट करना और बाकी चीज आप एज इट इज लिखेंगे। तो देखो K2 इंटू Cl रेडिकल इंटू H2 है, तो हमने इसको एज इट इज लिखा है, एज इट इज लिखा है। हमने क्या लिखा है, K2 इंटू Cl रेडिकल की वैल्यू लिखा है इंटू H2 लिखा है, माइनस करके K3 इंटू H रेडिकल इंटू Cl2। तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस इंटू K3 इंटू H रेडिकल इंटू Cl2। ओके, और ये पूरी वैल्यू को किसके इक्वल कर दिया है, जीरो के इक्वल कर दिया। अब देखो यहाँ से आपको H रेडिकल की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, आप क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव वाले पोर्शन को इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, देखो हम बोल सकते हैं ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं K2 इंटू क्या हो जाएगा, K1 डिवाइडेड बाय K4। आई एड्सॉर्प्शन के पावर में क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि हमने यहाँ रूट हटा दिया, रूट के बदले रख दिया हाफ, और इंटू आपका हुआ H2 इज इक्वल टू करके क्या हो गया, K3 इंटू H रेडिकल इंटू Cl2, ठीक है। Cl है ये, ओके, ये हो जाएगा आपका Cl2, ठीक है। तो ये बन गया आपका Cl2। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको चाहिए H रेडिकल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H रेडिकल की वैल्यू निकालेंगे तो पूरी वैल्यू को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, नीचे। तो हम अगर इन दोनों को नीचे शिफ्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए हम यहाँ दोनों को नीचे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो हमने पहले क्या लिखा है, नीचे मैंने लिखा है H रेडिकल हमने निकालना है, ब्रैकेट के अंदर मैंने आपका क्या डाल दिया, K3 इंटू Cl2। अब हम इस K3 इंटू Cl2 को कहाँ पुट कर देंगे, इसके नीचे पुट कर देंगे। तो हमारी H रेडिकल की वैल्यू क्या मिलेगी, K2 इंटू K1 डिवाइडेड बाई K4
आई एड्सॉर्प्शन की पावर हाफ इंटू H2 डिवाइडेड बाई K3 इंटू Cl2। तो हमको यहाँ पे H रेडिकल की वैल्यू भी मिल गई। अब हमने को हमारे पास क्या है, H रेडिकल की वैल्यू भी है, Cl रेडिकल की भी वैल्यू है। या अब हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को रेट में पुट कर देंगे। तो ये हमारी क्या है, रेट की इक्वेशन है जो हमने ऊपर निकाली थी, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो रेट की निकाली थी ना वैल्यू किसकी, DHCl डिवाइडेड बाई dt के लिए जो हमने इक्वेशन निकाली थी वो इसके इक्वल थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दिक्कत कहाँ आ रही थी, हमको Cl रेडिकल और H रेडिकल की वैल्यू पता नहीं थी। अब हमको Cl रेडिकल और H रेडिकल की वैल्यू नोन है। अब हम लोग क्या करेंगे, Cl रेडिकल के बदले ये वैल्यू पुट कर देंगे और H रेडिकल के बदले ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी K2 इंटू Cl रेडिकल के बदले आएगा K1 डिवाइडेड बाई K2, आई एड्सॉर्प्शन की पावर हाफ इंटू हो जाएगा आपका H2, फिर प्लस करके K3 आप लिखोगे। K3 के बाद है H रेडिकल, H रेडिकल के बदले ये पूरी वैल्यू आपने पुट की, देख लीजिए, इनटू आपने क्या लिखा, Cl2, इतनी चीज है Cl2 का कंसंट्रेशन। ओके, तो ये आपकी ये जो इक्वेशन निकली है ये आपकी रेट की इक्वेशन है, कंप्लीट रेट की इक्वेशन है। ओके, बट ये रेट की इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है, हम इसे थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करके हमने बस इतना बोलना है आपको, आपने इतना बोलना है कि यहाँ पे जो आपकी ये वैल्यू बनी इस इक्वेशन के अंदर, जो आपकी ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी क्या है, K2 जो कि आपका कांस्टेंट है, इनटू में K1 डिवाइडेड बाय K4 जो कि आपका अगेन एक कांस्टेंट है, इनकी पावर क्या है, हाफ है। तो ये पूरी इक्वेशन को हम किसके इक्वल रख रहे हैं, एक दूसरे एक नए कांस्टेंट के इक्वल, जो कि आपका क्या है, Kr। तो हमने ये, अगर हम इसे ट्वाइस ले रहे हैं, अगर 2 बार ले रहे हैं, तो ये पूरी इक्वेशन को हम किसके करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, Kr के इक्वल ले रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये पूरी वैल्यू ना लिख के इसे सिंपली क्या लिखेंगे, Kr। तो अगर हमने इसे Kr के फॉर्म में लिख दिया तो हमें फाइनली जो रेट मिलेगी वो किसके इक्वल मिलेगी, रेट इज इक्वल टू Kr, आई एड्सॉर्प्शन की पावर हाफ इनटू क्या हो जाएगा, H2। तो ये जो हमको इक्वेशन ऑब्टेन हुई है इसे हम क्या बोलेंगे, ये बनेगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और इस रेट से फाइनली हमको इस इक्वेशन से क्या पता चल गया कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जॉर्ब लाइट के। तो आपने क्या है, इसको रिड्यूस करके हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कैसे करेंगे, काटने वाली चीजों को काटेंगे, बची हुई चीजों को एज इट इज रहने देंगे। जैसे ये है, इससे ये कट गया, मतलब काटने वाली चीजों को काटा और फिर हमने फाइनली ये इक्वेशन बनाई। रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे आपने एक्सप्रेस करना है। ओके, तो आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।